बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, एमडी कैट का हमारा नेक्स्ट लेक्चर्स आज हमने चैप्टर नंबर 5 की तरफ मूव करने हैं, पंजाब बोर्ड के फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की तरफ। तो चैप्टर नंबर 5 में स्टूडेंट्स जो हमारे पास टॉपिक्स जो एमडी कैट से रिलेट करते हैं, ठीक है, उसमें जो पहला टॉपिक्स होता है वो आपके पास स्पेक्ट्रम्स होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्पेक्ट्रम्स को स्टडी करेंगे, इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे और इसके बाद इसमें किस टाइप्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं और पास पेपर में आते रहे हैं, ठीक है, वो हम देखेंगे। और इसके अलावा फिर हम इसकी टाइप्स देखेंगे, ठीक है, फिर हम फर्दर जो है वो क्वांटम नंबर जो है उन पे मूव करेंगे। तो स्टूडेंट्स, स्पेक्ट्रम जो है वो आपके पास क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले स्पेक्ट्रम को डिफाइन करने से पहले, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखी हुई है, वो आप एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है जब भी अपने स्पेक्ट्रम से रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं वो सॉल्व करने हैं, ठीक है। ये लिखा हुआ है आपके पास, इफ़ पॉसिबल इलेक्ट्रॉन ऑलवेज ट्राइज टू रिमेन इन द लोएस्ट एनर्जी लेवल। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन के लिए ये चीज़ पॉसिबल हो, उनके लिए ये पॉसिबिलिटी हो, उनके लिए ये मुमकिन हो, तो वो हमेशा लोएस्ट एनर्जी में लेवल में रहने को प्रेफर करेंगे, वहाँ पे रहने को तरजीह देंगे। ठीक है, ये आपके पास एनर्जी लेवल्स होते हैं, यहाँ पे 1, 2 एंड 3, 4 एनर्जी लेवल्स हैं। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन्स के लिए पॉसिबल है तो इलेक्ट्रॉन हमेशा 1 और 2 लेवल में, जो लोएस्ट एनर्जी लेवल होते हैं 1 एंड 2 लेवल्स, ठीक है, ये लोएस्ट एनर्जी लेवल्स होते हैं, इनमें रहने को प्रेफर करेंगे। ठीक है, अब बेटा आपके पास इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक आपके पास होता है स्पेक्ट्रल लाइंस और एक होता है आपके पास नंबर ऑफ ट्रांजिशन। तो स्पेक्ट्रल लाइंस यहाँ पे लिखा हुआ है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इक्वल होती है नंबर ऑफ ट्रांजिशंस। ठीक है, इसका बेटा क्या मतलब है, इसका मतलब स्टूडेंट्स ये है कि जब आपके पास एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे पहले एनर्जी लेवल पे है, ठीक है, इसने मूव किया है सेकेंड लेवल तक, ठीक है, ये हमारे पास एक स्पेक्ट्रल लाइन बन गई। ठीक है, अब हमने एक चीज़ पढ़ी है, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन हमेशा ये ट्राई करता है और उसकी पॉसिबिलिटी अगर उसको मिले तो वो लोएस्ट एनर्जी लेवल में रहना पसंद करता है। तो लोएस्ट एनर्जी लेवल तो 1 है, ठीक है, तो ये 2 से मूव करके फिर कहाँ पे आ जाएगा, 1 पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें स्पेक्ट्रल लाइन कितनी बनी है, 1 से 2 की तरफ इसने मूव किया है और दोबारा 2 से 1 की तरफ ये बैक वापस आया है। तो यहाँ पे स्पेक्ट्रल लाइन आपके पास 2 बनी है, ठीक है, और जो आपके पास ट्रांजिशन हुई है, ट्रांजिशन भी 2 हुई है, 1 से 2 में गया है और फिर 2 से 1 में है। तो इसका यही मतलब है कि नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन और नंबर ऑफ ट्रांजिशन हमेशा इक्वल होती है। ठीक है, अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर ये क्वेश्चन आ जाता है और आपसे ये पूछा जा सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन जो था वो फर्स्ट से फोर्थ में मूव किया है, ठीक है, तो उस वक्त जो आपके पास जो थे वो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस और नंबर ऑफ ट्रांजिशन कितनी बननी थी। ठीक है, तो उसके लिए स्टूडेंट्स आपने हमेशा जो है वो एक फार्मूला जो है वो माइंड में रखना है। यहाँ पे फार्मूला मैंने लिखा हुआ है, N2 - N1, ठीक है, मल्टीप्लाई N2 - Ny + 1। ठीक है, ये फार्मूला आपने माइंड में रखना है, डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब N2 आपके पास वो होगा, ठीक है, जहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो N2 वो होगा, ठीक है, जहाँ से इलेक्ट्रॉन टर्न बैक होगा, वो वापस आएगा, और N1 वो होगा जहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करना स्टार्ट किया था। ठीक है, यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन ने मूव करना 1 से स्टार्ट किया था, तो N1 आपके पास 1 होगा, ठीक है, और N2 तक गया था, 2 तक गया था, ठीक है, तो N2 आपके पास 2 होगा। ठीक है, इसी तरह आपने ये जब भी आपको ये फार्मूला दिया जाए और आपको ये चीज़ कहा जाए तो आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है, ठीक है, कि N2 आपके पास वो है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव करके गया है, ठीक है, और N1 वो है जहाँ से उसने मूव किया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मुख्तलिफ इसकी एग्जांपल्स भी लिखी हैं, इनको हम देख लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि अगर इलेक्ट्रॉन ने सेकंड से फर्स्ट में मूव किया, ठीक है, तो उस वक्त आपके पास जो है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन या नंबर ऑफ ट्रांजिशंस कितनी होगी। ठीक है, जब सेकंड से फर्स्ट में मूव किया है, ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन सेकंड में था, ठीक है, उसने मूव किया है फर्स्ट में, ठीक है, सेकंड से वो फर्स्ट में आया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो है, जो आपके पास हमेशा जो सेकंड मैंने आपको बताया सेकंड से फर्स्ट में मूव किया है, ठीक है, तो N1 आपके पास क्या होगा, N1 जो है वो आपके पास जो है, ठीक है, वो 1 होगा, ठीक है, और N2 आपके पास क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास देखें, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, N2 हम 2 पुट करते हैं, ठीक है, इस फार्मूले में, तो ये आपके पास N2 - N1 है ना, ठीक है, तो 2 - 1
ठीक है, एंड n2 की जगह पे आपने फिर क्या पुट करना है, ठीक है, n की 2 की जगह 2 है, 2 माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब मजीद आप इसको अगर सॉल्व कर लें तो 2 में से 1 माइनस करें 1 आ जाएगा आपके पास, ठीक है, ये 1 1 से कट जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आपके पास 2 रह जाएगा और यहाँ भी आपके पास 2 रह जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएंगे 2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास जब एक इलेक्ट्रॉन ने 2 से 1 में मूव किया तो उस वक्त आपके पास स्पेक्ट्रल लाइन्स कितनी है, एक ही स्पेक्ट्रल लाइन बनी है, ठीक है, और उस वक्त आपके पास ट्रांजिशन भी कितनी हुई है, ट्रांजिशन भी आपके पास एक ही हुई है, क्योंकि 2 से उसने जस्ट 1 की तरफ मूव किया है, ठीक है, उसके अलावा उसने बैकवर्ड मूव नहीं किया। अच्छा, अब यहाँ पे आपके माइंड में क्वेश्चन पैदा हो रहा है कि यहाँ पे हमने n2 जो है उसको हमने 2 क्यों लिए, ठीक है, क्योंकि मैंने ये बताया कि वो मूव 2 से 1 में कर रहा है। देखिए 2 से 1 में मूव डायरेक्ट नहीं करता, पहले वो 1 में था फिर 2 में पहुंचा, डायरेक्ट 2 में इलेक्ट्रॉन्स नहीं पहुंच सकता, ठीक है, तो पहले उसने मूवमेंट शो किया है, वो टर्न बैक हो रहा है, वापस आ रहा है, ठीक है। तो हमेशा जो हायर लेवल होगा, इसमें आप इतना याद रख लें, जो हायर लेवल होगा उसको आप n2 लिखेंगे और जो स्मॉलर लेवल होगा उसको आप n1 लिखेंगे, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे आपके पास है थर्ड टू फर्स्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे आप n2 जो है वो 3 रखेंगे, ठीक है, और n1 जो है आप 1 पुट करेंगे, ठीक है, इनमें आपने वैल्यूज पुट कर देनी है, आपके पास आंसर आ जाएंगे। 4 to 1 है, ठीक है, तो इसमें आपने n2 जो है वो 4 पुट करना है और n1 जो है आपने यहाँ पे 1 पुट करना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ऐसे इसको सॉल्व आउट कर लेना है, ठीक है। इसमें अगर कोई इशू अगर आपको आ रहा है या कोई चीज़ नहीं समझ आ रही, ठीक है, तो ये आपने ग्रुप में मुझसे पूछ लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास स्पेक्ट्रम्स होते हैं, ठीक है। अब देखें स्पेक्ट्रम्स आपके पास क्या होते हैं, ठीक है। स्पेक्ट्रम्स को स्टडी करने से पहले मैं आपको छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे मैंने उस चीज़ को लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपके पास होते हैं मुख्तलिफ जो आपके पास लाइट है, ठीक है, उसके मुख्तलिफ रीजन्स हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ये आपके पास एक कॉस्मिक रीजन है, ठीक है, एक आपके पास गैमा रेज रीजन है, एक आपके पास एक्स रेज रीजन है, ठीक है, एक आपके पास यूवी या विजिबल रीजन है, ठीक है, एक आपके पास IR रीजन है और एक आपके पास माइक्रोवेव रीजन है और एक आपके पास रेडियो वेव रीजन है, ठीक है। अब आपके पास जो लाइट नज़र आती है या लाइट के जो कलर शो होते हैं, ठीक है, वो शो होते हैं जब वो UV या विजिबल रीजन में लाई करते हैं, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हर जो आपके पास जो रीजन शो हो रहे हैं, हर रीजन की एक स्पेसिफिक वैल्यू है, ठीक है। जैसे रेडियो वेव की वैल्यू है 10 की पावर 9, ठीक है, माइक्रोवेव्स की वैल्यू जो है वो 10 की पावर 7 है, ठीक है, IR की वैल्यू है 10 की पावर 5, ठीक है। जो UV विजिबल की रीजन है, ठीक है, वो है 400 to 800 नैनोमीटर्स, ठीक है, 400 to 800 नैनोमीटर। तो वो वाली लाइट जिसकी वेवलेंथ 400 और 800 नैनोमीटर्स के दरमियान होगी, ठीक है, वो लाइट जो है वो आपको विजिबल होगी, वो लाइट आपको शो करेगी, ठीक है। इसके अलावा जिस लाइट की अगर वेवलेंथ 800 से अबव हो जाती है तो वो भी आपको नज़र नहीं आएगी और 400 से कम भी हो जाती है तो वो लाइट आपको नज़र नहीं आती। देखिए लाइट्स हम मुख्तलिफ जो मेन जो कलर देख सकते हैं, हमारे पास वायलट है, ठीक है, इंडिगो है, ठीक है, हमारे पास ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है और रेड है, ठीक है, ये हम कलर देख सकते हैं। इसके अलावा लाइट्स के और कलर भी हैं, ठीक है, लेकिन वो हम नहीं देख सकते क्योंकि हमारी आंख जो वेवलेंथ की लाइट देख सकती है, ठीक है, वो होते हैं 400 to 800 नैनोमीटर्स के लिए। इसके अलावा हम कोई भी कलर नहीं देख सकते, ठीक है। अच्छा, इसमें आपने एक और चीज़ जो माइंड में रखनी है कि आपके पास जो रेडियो वेव्स होती हैं इनकी एनर्जी लो होती है, ठीक है, और इनकी जो आपके पास वेवलेंथ होती है वो हाई होती है, ठीक है। इस सेंस में अगर हम मूव करें यहाँ से लास्ट पे रेडियो वेव्स हैं तो रेडियो वेव्स की एनर्जी लो होती है और इनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो हाई होती है। इसलिए हम जो है ना जो हमारे पास सिग्नल्स हैं, ठीक है, हमारे पास जितनी भी सिग्नल यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, ये मोबाइल फ़ोन सर्विस यूज़ हो रही है, इसमें जो सिग्नल यूज़ हो रहे हैं, इसमें जो वेव्स यूज़ हो रही होती हैं वो रेडियो वेव्स की फॉर्म में यूज़ हो रही होती हैं, ठीक है। अब वो देखें आपको शो नहीं होती, आप कलर उनको नहीं देख सकते, उसका कलर होता है लेकिन आप उसको नहीं देख सकते, ठीक है। क्यों नहीं देख सके? क्योंकि हमारे वो इस रीजन में नहीं आती। हम जो देख सकते हैं वो 400 से 800 के रीजन में देख सकते हैं। तो इनकी एनर्जी लो होती है, ठीक है, एनर्जी लो होने की वजह से, ठीक है, रेडियो वेव्स को जो है वो मोबाइल फ़ोन सर्विस और सिग्नल्स में इन वेव्स को यूज़ किया जाता है, ठीक है।
और जब आपके पास यहाँ से जो है ना कॉस्मिक रेज जो है इनकी एनर्जी बहुत हाई होती है और इनकी वेवलेंथ जो होती है वो कम होती है। ठीक है, ये चीज़ अपने माइंड में रखनी है। अच्छा, अब स्पेक्ट्रम को देख लेते हैं। तो स्पेक्ट्रम क्या होता है स्टूडेंट्स, आपके पास देखें, जब आपके पास वाइट लाइट होती है, ठीक है, वाइट लाइट जो आपने एक शुरू बेसिस से एक चीज़ पढ़ी होगी कि वाइट लाइट जो है वो मुख्तलिफ कलर पे मुश्तमिल होती है। ठीक है, उसमें सारे कलर्स होते हैं लेकिन वो आपको वाइट नज़र आ रही होती है, लेकिन उसमें मुख्तलिफ कलर्स होते हैं, वो उसमें मर्ज होते हैं, वो आपको नज़र नहीं आते। ठीक है, वाइट लाइट को जब आप प्रिज्म में से पास करवाते हैं, ठीक है, और प्रिज्म में पास होने के बाद उसके मुख्तलिफ कलर जो है वो स्कैटर्ड हो जाते हैं। ठीक है, सारे कलर्स आपको नज़र आने, जो कलर मैंने यहाँ पे लिखे थे, ये सारे कलर वाइट लाइट के अंदर होते हैं, ये सारे आपको जो है वो नज़र आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और ये जो कलर का विजुअल डिस्प्ले है, ये कलर जो आपको नज़र आ रहे हैं प्रिज्म में से गुजरने के बाद, ठीक है, इनको आप क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। स्पेक्ट्रम की मैं सबसे बड़ी आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपके पास जो है वो बारिश के बाद आपको रेनबो जो शो होती है, ठीक है, उसमें आपको सारे कलर नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है, तो वो आपके पास जो विजुअल डिस्प्ले है डिफरेंट कलर का, वो आपके पास क्या होता है, स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है, स्पेक्ट्रम की आगे मुख्तलिफ टाइप्स हैं, एक आपके पास कंटिन्यूस है, एक आपके पास एटॉमिक या लाइन स्पेक्ट्रम है। ठीक है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम ये होता है कि जब आपके कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में मुख्तलिफ आपके पास जो कलर्स होते हैं वो आपस में मर्ज होते हैं, आप उनकी बाउंड्री जो है वो नहीं देख सकते कि रेड कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, येलो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, येलो कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है, उसके बाद ग्रीन जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, वो कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। यानी जो कलर्स जितने भी होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ इस तरह मर्ज होते हैं कि उसकी कोई भी बाउंड्री लाइन या बॉर्डर आपको शो नहीं हो रहा होता है। ठीक है, जिस तरह मैंने रेनबो की आपको एग्जांपल दिया, वो कंटिन्यूस की एग्जांपल है। उसमें आप देखें तो आप उसको गौर से देखें तो उसमें मुख्तलिफ जो आपके पास कलर्स होते हैं, आपको उनका ये नहीं नज़र आ रहा होता कि ये कलर्स यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, उसके बाद नेक्स्ट खत्म हो गया, आपको बॉर्डर उसका या बाउंड्री नज़र नहीं आ रही होती, वो सारे कलर आपस में मुख्तलिफ मर्ज हुए होते हैं। ठीक है, तो ये जो आपके पास होता है ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास एटॉमिक स्पेक्ट्रम होता है। एटॉमिक स्पेक्ट्रम में ये होता है कि जो आपके पास एटॉमिक स्पेक्ट्रम में जो मुख्तलिफ एटम्स को तब आप स्टडी करते हैं, ठीक है, जब एटम एक गैसीय स्टेट में होता है। ठीक है, एटम उस वक्त ही आप स्टडी कर सकते हैं, एटम्स का कंसेप्ट आप उस वक्त ही लेते हैं, या किसी चीज़ में से एटम उस वक्त ही आप एमिट कर सकते हैं जब वो गैस के स्टेट में होता है। ठीक है, तो लिक्विड और सॉलिड की स्टेट में आप एटम को वहाँ से एमिट नहीं करवा सकते और उसको आप स्टडी भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम की आगे दो टाइप्स हैं आपके पास, एक एमिशन है और एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। ठीक है, अब इसका क्या कंसेप्ट है देखें, इसमें ये था, इसके कंसेप्ट को मैं अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ आपके पास, कि आपके पास यहाँ पे एक एटम है। ठीक है, मैं एक एटम का स्ट्रक्चर ड्रा कर रहा हूँ। ठीक है, ये एक एटम था, इस एटम में मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉन जो हैं, ठीक है, वो एटम्स के गिर्द मूव कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट शेल में भी इलेक्ट्रॉन्स के एटम्स के गिर्द मूव कर रहे हैं, सेकंड में मूव कर रहे हैं, थर्ड में मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से ये चीज़ भी आपको समझ आ जाएगी कि शेल का कंसेप्ट कहाँ से आया था। देखें, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। ठीक है, जब आपने इसको हीट प्रोवाइड की, जब एटम को, गैसियस एटम को आपने हीट किया, ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पे मौजूद थे पहले शेल में। ठीक है, यहाँ पे जो पहले शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद थे ये एक्साइट हो गए, ये मूव करके लास्ट शेल तक चले गए। ठीक है, ये लास्ट शेल तक गए। ठीक है, और जब ये इलेक्ट्रॉन्स, मैंने ये आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा ट्राई करते हैं कि वो लोएस्ट एनर्जी लेवल में रहे, तो जब ये फोर्थ लेवल में गए ये दोबारा वापस आएंगे फर्स्ट एनर्जी लेवल में। तो फर्स्ट एनर्जी लेवल में जब वापस आएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे एमिशन ऑफ लाइट होगी। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन, देखें ये हीट आपने प्रोवाइड की है ना, ये हीट इलेक्ट्रॉन ने ऑब्जर्व की है, ऑब्जर्व करके इलेक्ट्रॉन हाईएस्ट एनर्जी लेवल में चला गया। जब हाईएस्ट एनर्जी लेवल में चला गया तो वही हीट जो उसने ऑब्जर्व की हुई है, वो हीट जब वापस आएगा तो उसको एमिट करेगा। ठीक है, तो वो हीट जो है वो लाइट की फॉर्म में आपको शो होती है। ठीक है, वो ऐसे मूव करती है। तो यहाँ पे आपने एक जो है मिरर टाइप रखा था। ठीक है, ब्लैक जो है, सॉरी, वाइट कलर का। ठीक है, वाइट कलर का आपने यहाँ पे मिरर रखा था। ठीक है, तो यहाँ पे जब मिरर, यहाँ पे इनकी लाइट एमिट हुई, यहाँ से लाइट एमिट हुई, फॉर एग्जांपल यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन की लाइट एमिट हुई। ठीक है, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन की लाइट एमिट हुई। ठीक है, तो यहाँ पे इस ब्लैक कलर में आपको वाइट छोटे छोटे डॉट नजर है। ठीक है,
वाइट कलर में सॉरी ब्लैक कलर में आपको छोटे छोटे वाइट के डॉट नज़र आए, ठीक है, तो आपने वहाँ से ये आइडिया लगाया कि आपके पास जो एटम्स है, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर रहे होते हैं वो सर्कुलर पाथ में मूव नहीं कर रहे होते, ठीक है, वो आपके पास जो है वैसे एज ए डिस्ट्रीब्यूशन में सारे ये नहीं होता कि एक एटम पड़ा हुआ उसके इलेक्ट्रॉन ऐसे ही कहीं भी मूव कर रहे हैं, ठीक है, एक रेगुलर पैटर्न में मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, रेगुलर पैटर्न में मूव करते हैं। तो वहाँ पे आपने ये अंदाज़ा लगाया, जब आपने हीट प्रोवाइड की तो हीट से इलेक्ट्रॉन लार्जर सेल में गए, जब लार्जर से वापस आए उन्होंने लाइट एमिट की, तो यहाँ पे आपको मेरा जो आपको ब्लैक मिरर था उसमें वाइट स्पॉट नजर है, ठीक है। यहाँ से आपके पास शेल का कंसेप्ट आया था कि एटम्स में शेल्स होते हैं, एटम्स में शेल्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो शेल की तरह दरमियान जो है वो मूव करते रहते हैं। नेक्स्ट आपके पास था एब्जॉर्प्शन का कंसेप्ट। अच्छा, एब्जॉर्प्शन का कंसेप्ट स्टूडेंट्स ये था कि जब आप जो है या यही एटम अगर आपके पास पड़ा हुआ है, ठीक है, ये एटम अगर आपके पास पड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आपने ब्लैक स्लेट या ब्लैक मिरर यूज़ किया था, अब आप वाइट मिरर यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपने वाइट मिरर यूज़ किया। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि जब आपने लाइट पास करवाई है, ठीक है, इस एटम्स था इसमें से हाई रेडिएशन का लाइट आपने पास करवाई है, ठीक है, तो यहाँ पे लाइट्स जो है वो आपको शो हुई है, मिरर पे लाइट शो हुई है, ठीक है, लेकिन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद थे, फॉर एग्जाम्पल इस शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद थे, इस शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद थे, या इस शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद थे, तो उन इलेक्ट्रॉन्स ने जो लाइट आपने पास करवाई है उस लाइट्स को ऑब्जर्व कर लिया है, ठीक है, उस लाइट को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लिया है। तो जब यहाँ पे ये वाले जो अगर शेल था यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको जो है ना वो लाइट शो नहीं हुई, ठीक है, यहाँ पे आपको लाइट शो नहीं हुई, ये एरिया आपको बात ऐसे ही रहा, यहाँ पे शेल मौजूद था, यहाँ पे भी आपको पास लाइट शो नहीं हुई, ठीक है, यहाँ पे भी आपके पास लाइट शो नहीं हुई। तो उससे आपने ये निकाला था कि एटम्स के दरमियान जो है वो शेल मौजूद होते हैं, ठीक है, और शेल में इलेक्ट्रॉन जो है वो लाई करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक कंसेप्ट था स्पेक्ट्रम्स का। तो इन बेसिक चीज़ों को आपने जस्ट माइंड में रखना है, ठीक है। यहाँ से आपके पास शेल का कंसेप्ट जो है वो आया था। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके पास होते हैं क्वांटम नंबर्स को हमने स्टडी करना है, ठीक है। तो क्वांटम नंबर में जो आपके पास पहला क्वांटम नंबर जिसको आपने स्टडी करना है वो आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मेनली जो आपको बनाता है ये बता रहा होता है नंबर ऑफ शेल्स, ठीक है, नंबर ऑफ शेल्स के बारे में बता रहा होता है, ठीक है। जिस तरह आपके पास जो है पहला शेल है, ठीक है, एटम्स के गिर्द जो सर्कुलर पार्ट में हम देखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक एटम है, तो ये जो पहला आपके पास गोल दायरा है, ठीक है, इसको आप N1 से डोनेट करते हैं, ठीक है, और इसको आप बोलते हैं के शेल। और ये चीज़ आप बेसिक लेवल से पढ़ चुके होंगे कि पहले शेल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और दूसरे शेल को जो है, दूसरे दायरे को आप N = 2 का नाम देते हैं, ठीक है, और उसको आप क्या बोलते हैं, L शेल बोलते हैं, और उसमें आप L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तीसरा जो है आपके पास N = 3, ठीक है, तीसरा जो इसके गिर्द अगर मैं इसके गिर्द ड्रा कर दूँ तो वो N = 3 होगा, उसको आप M शेल बोलते हैं और उसमें 18 इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। और चौथा जो होता है वो आपके पास उसको आप N शेल बोलते हैं, ठीक है, और उसमें 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है कि यहाँ पे हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेल में कैसे निकाले हैं। तो इसके लिए आपके पास फार्मूला होता है, ठीक है, ये यहाँ पे मैं लिख भी रहा हूँ, 2n² से आप जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी शेल में फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास पहला शेल है, तो n की वैल्यू 1 पुट कर दें, तो n की वैल्यू जब आप 1 पुट करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 2, 1 पुट किए 1², ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, ठीक है, और 2 × 1 = 2, तो पहले शेल में 2 होते हैं, ठीक है। इसी तरह हम n = 2 को देख लेते हैं। n = 2 को जब देखें तो n की जगह 2 पुट कर दें, 2 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये आपके पास 4 आ जाएगा, और 4 × 2 8, ठीक है, तो दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो इससे 2n² से आप हर शेल में जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब जो आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो किस किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मेनली जो है वो आपके पास शेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। शेल्स आपके पास क्या होते हैं, ठीक है, ये एनर्जी लेवल्स होते हैं, ये ऑर्बिट होते हैं, ठीक है, एनर्जी लेवल्स भी उनको बोलते हैं और आप ऑर्बिट भी बोलते हैं, ठीक है। अब जो आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ठीक है, वो और फर्दर जो है वो किस बारे में हमें इन्फॉर्म करता है, क्या बताते हैं, ठीक है।
तो वो हमें जो है प्रिंसिपल जो क्वांटम नंबर है वो हमें लोकेशंस के बारे में बताता है कि वो शेल जो है ठीक है वो एटम्स में कहाँ लोकेटेड है। जिस तरह यहाँ पे एक शेल है ना, ये यहाँ पे लोकेटेड है न्यूक्लियस से इतने फासले पे, इतने न्यूक्लियस से जो है ये यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक शेल है ठीक है, तो ये कहाँ पे लोकेटेड है ठीक है, ये फर्स्ट पे है ठीक है, तो ये हमें जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, ये सेकंड पे है ठीक है, तो ये हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसकी लोकेशंस बताता है ठीक है। दूसरा डिस्टेंस बताता है। देखिए हम डिस्टेंस भी न्यूक्लियस से इसका कितना डिस्टेंस है ठीक है, शेल इस शेल का कितना डिस्टेंस है, इस सेकंड शेल का कितना डिस्टेंस है, थर्ड शेल का कितना डिस्टेंस है ठीक है, तो ये शेल्स के बारे में भी जो है वो प्रिंसिपल डिस्टेंस के बारे में भी जो है शेल के डिस्टेंस के बारे में भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है ठीक है। नेक्स्ट आपके पास साइज़ के बारे में बताता है। ये आपके पास जो ये शेल जो है, ये शेल जो मैंने ड्रा की है ठीक है, फर्स्ट शेल ये सेकंड शेल ठीक है, इसका साइज़ कितना है ठीक है, तो इसके साइज़ के बारे में भी हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है। और नेक्स्ट जो है एनर्जीज़ के बारे में बताता है। ये आपके पास जो एनर्जीज़ के, ये आपके पास जो शेल्स हैं इलेक्ट्रॉन्स के ठीक है, इनकी एनर्जी कितनी है इसके बारे में भी हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो इन्फॉर्म करता है ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मुख्तलिफ क्वेश्चंस लिखे हैं ठीक है, कि आपके पास देखें ये पिछले आपके पास क्वेश्चंस आ भी चुके हैं पास्ट पेपर्स में, कि अगर आपके पास n इज इक्वल टू 2 यानी आपके पास अगर दूसरा शेल लो ठीक है और n इज इक्वल टू 4 या आपके पास चौथा शेल लो ठीक है, तो किसकी एनर्जी जो होगी वो लोएस्ट होगी ठीक है। तो इसमें स्टूडेंट्स आपने याद रखनी है, जो आपके पास एनर्जी लेवल न्यूक्लियस से नज़दीक होगा ठीक है उसकी एनर्जी लो होगी ठीक है। तो न्यूक्लियस से नज़दीक कौन सा होगा, सेकंड वाला नज़दीक होगा ना, तो सेकंड वाले की एनर्जी लो होगी और फोर्थ वाले की ज़्यादा होगी ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है विच इलेक्ट्रॉन हैज़ लार्जेस्ट ऑर्बिट, किस इलेक्ट्रॉन की का जो ऑर्बिट है ठीक है वो लार्जेस्ट होता है ठीक है। तो लार्जेस्ट ऑर्बिट स्टूडेंट्स जो आपके पास होता है ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। नंबर ऑफ ऑर्बिट्स आप फाइंड करने के लिए आपके पास फार्मूला होता है n स्क्वायर ठीक है, n स्क्वायर से आप नंबर ऑफ ऑर्बिट्स फाइंड कर सकते हैं ठीक है। तो n में आप नंबर ऑफ शेल्स पुट करें, तो नंबर ऑफ शेल जब पुट करेंगे ठीक है तो आपके पास नंबर ऑफ ऑर्बिट्स आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल हम 3 गिल के देख लेते हैं, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है ठीक है, तो आपके पास जो 3 शेल होंगे इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिट्स कितने होंगे 9 होंगे ठीक है। तो लार्जेस्ट ऑर्बिट जो होता है आपके पास वो आपके पास 2 और 4 में अगर कंपैरिजन करें तो 4 वाला जो है वो लार्जेस्ट होता है ठीक है। विच इलेक्ट्रॉन इज इजी टू रिमूव ठीक है, तो ये आपके पास बेसिक कंसेप्ट है ठीक है। तो ये क्वेश्चन देख के आपको समझ आ गई होगी कि जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से नज़दीक होता है उसको रिमूव करना मुश्किल होता है, और जो न्यूक्लियस से दूर होता है ठीक है उसको रिमूव करना इजी होता है, क्योंकि उस पर न्यूक्लियर फोर्स नहीं होती। न्यूक्लियस जो अट्रैक्ट कर रहा है उस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी जानिब ठीक है वो उतनी फोर्सली से नहीं कर रहा होता क्योंकि डिस्टेंस बढ़ जाता है। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन्स जो न्यूक्लियस से दूर शेल में होगा ठीक है उसको रिमूव करना जो इजी होगा। तो n इज इक्वल टू 4 जो है ठीक है इसको इसमें जो इलेक्ट्रॉन है इसको रिमूव करना आसान है ठीक है। तो नेक्स्ट जो विट इलेक्ट्रॉन इज फार अवे फ्रॉम न्यूक्लियस ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल है। तो n4 वाला आपके पास जो है ठीक है वो फार अवे है फ्रॉम न्यूक्लियस के ठीक है। अच्छा नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपके पास जो चीज़ है ठीक है ये n वैल्यू जो है ठीक है, n वैल्यू और आपके पास और किसके बारे में बताती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताती है ठीक है। कि एक जो आपके पास एक शेल है उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जैसे हमने 2n स्क्वायर से फाइंड कर लिया ठीक है। n वैल्यू आपको नंबर ऑफ ऑर्बिट के बारे में बताती है ठीक है। जब आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता चल गए हैं ठीक है या n वैल्यूज पता है तो उससे आप नंबर ऑफ ऑर्बिट फाइंड कर सकते हैं ठीक है। वो मैंने आपको बताया है कि n स्क्वायर से आप फाइंड कर सकते हैं ठीक है। तो n की जो भी वैल्यू आपने n स्क्वायर में पुट करनी है तो आपके पास नंबर ऑफ ऑर्बिट आ गया ठीक है। नंबर ऑफ सब शेल भी आप फाइंड कर सकते हैं ठीक है। जब आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पता चल गए हैं तो आप नंबर ऑफ सब शेल भी फाइंड कर सकते हैं ठीक है। ये कैसे फाइंड कर सकते हैं ये हम नेक्स्ट जो है जब हम एज़िमुथल क्वांटम नंबर पे जाएंगे तो वहाँ पे हम इसको डिटेल से स्टडी करेंगे ठीक है। स्टूडेंट्स अभी इस वीडियो में जस्ट हम इतना ही डिस्कस करेंगे। आगे हमारे पास जो है एज़िमुथल क्वांटम नंबर ठीक है और स्पिन क्वांटम नंबर है उसके बाद ठीक है, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखते हैं।